दोस्तों, ट्रेज़र हमेशा चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं गिजुभाई द्वारा लिखित दिवा स्वप्न लघु रूप में। मैंने पढ़ा और सोचा तो बहुत कुछ था, परंतु मुझे अनुभव न था। मैंने सोचा कि मुझे स्वयं अनुभव भी करना चाहिए, तभी तो मेरे विचार परिपक्व बनेंगे। तभी मालूम होगा कि मेरी आज की कल्पना में कितनी सच्चाई और कितना खोखलापन है। मैं शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि मुझे प्राथमिक पाठशाला की एक कक्षा सौंप दे। अधिकारी पहले तो हंसे और मना किया, पर फिर मेरी प्रबल इच्छा जानकर उन्होंने चौथी कक्षा सौंप दी। उसका पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक व नियम बताकर साहब ने टोका, देखो, जैसा चाहे वैसा प्रयोग करने की स्वतंत्रता तो तुम्हें है, लेकिन यह ध्यान रखना कि 12वें महीने में परीक्षा भी होती है। तुम्हारा काम परीक्षा की माप से मापा जाएगा। मैं सारा पाठ्यक्रम देख चुका था और विश्वास हो गया था कि कई फेरबदल करने पड़ेंगे। क्या क्या सुधार हो सकेंगे, यह सब विचार करके अगले दिन सुबह उत्साह के साथ पाठशाला जा पहुंचा। घंटी बजी, लड़के कक्षा में आकर बैठे और प्रधान अध्यापक ने मेरे साथ आकर मुझे मेरी कक्षा दिखाई व लड़कों से परिचय करवाया। मैंने देखा, इन बालकों को मुझे पढ़ाना था। इन मस्खरे, उद्यमी, ऐंठबाज और चित्र विचित्र लड़कों को। मैंने रात टीपी हुई बातें जेब से निकालकर देख ली थी। लिखा था, पहले शांति का खेल, फिर कक्षा की सफाई की जांच, फिर सहगान, फिर वार्तालाप आदि। मैंने शांति का खेल शुरू किया, लेकिन लड़के तो धक्का मुक्की में और बातों में लगे थे। कोई सुनता न था। सारी कक्षा उधम मचाने में लगी थी। घर में बैठे बैठे नोट्स लिखकर कल्पना में पढ़ा देना तो सरल था, लेकिन यह तो लोहे के चने चबाना है। मैंने लड़कों को छुट्टी दे दी और लड़के उछलते कूदते शोर मचाते घर की तरफ भागने लगे। प्रधानाध्यापक ने आकर रोष प्रकट किया और तमाचा मारकर पढ़ाने की सलाह दी, परंतु मैं इससे सहमत न था। मैं थके कदमों से घर लौटा और लेटे लेटे विचार किया, काम तो मुश्किल है, पर इसी से मेरी सच्ची परीक्षा है। अगले दिन जैसे ही पाठशाला खुली, लड़के मुझे घेर कर खड़े हो गए और मौज में आकर बिना डरे छुट्टी मांगने लगे। मैंने कहा, ठहरो, पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। लड़कों ने शांत होकर कहानी सुनी और इसी बीच मैंने रजिस्टर निकाल के उसमें सबके नाम लिखकर हाजिरी ले ली। कल के छुट्टी छुट्टी के शब्दों के बदले आज वातावरण में कहानी कहानी शब्द गूंज उठे। रविवार के दिन मैं बड़े साहब से मिलने गया और उन्हें बताया कि कैसे विद्यार्थियों को और शिक्षकों को एक दूसरे के नज़दीक लाने में कहानी कितनी अजब और जादू भरी चीज़ है। पहले जो बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, वे अब कक्षा से निकालने पर भी ना निकलते। कहानी के द्वारा आज व्यवस्था सिखाई जा रही है, अभिमुखता का अभ्यास हो रहा है, भाषा शुद्धि और साहित्य का परिचय दिया जा रहा है। अगले दिन हाजिरी के बाद मैंने बातचीत छेड़ी और सबको सफाई से आने को कहा। उसी दिन बड़े साहब से मिलकर छात्रों से पाठ्य पुस्तक न खरीदवाकर उन पुस्तकों की कीमत में अच्छी अच्छी पढ़ने योग्य पुस्तकें खरीदने की अनुमति मांगी। साहब ने परिणाम की चेतावनी देकर अनुमति दे दी। कहानी और खेल, पुस्तकालय और आदर्श वचन, स्वच्छता और व्यवस्था की खटपट करते करते बात की बात में 2-3 महीने बीत गए।
काम का हिसाब लगाने बैठा तो पता चला अभी तो पात्र शेर में पहली पूनी भी नहीं कटी है। पाठ्यक्रम के हिंदी, गणित, इतिहास और पदार्थ पाठ आदि विषयों में से तो कुछ हुआ ही न था। वाचनालय में अभी थोड़ी किताबें हैं। अभिभावकों को तो बस एक ही टेर पड़ी है कि पढ़ा दो। मेरे साथी शिक्षकों को भी मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं। वे तो मुझे निरा मूर्ख समझते हैं। मेरे प्रयोग का तीसरा महीना शुरू हो चुका था। कहानी तो प्रतिदिन चलती ही थी और खेल भी खेले जाते थे। बीच बीच में बातचीत, आदर्श वाचन और छात्रों के शरीर की परीक्षा भी हो जाती थी। वाचनालय भी धीमी चाल से आगे बढ़ रहा था। फिर मैंने पाठ्यक्रम के विषयों को एक एक कर लेना शुरू किया और लड़कों को श्रुत लेखन लिखना सिखाया। छात्रों से कह दिया कि रोजाना घर से किसी भी किताब की 4 पंक्तियां देखकर सही सही लिख लाया करें। स्वयं उन्हें प्रतिदिन 10 मिनट वाक्य लिखाना शुरू किया व आपस में एक दूसरे को लिखाने और एक दूसरे की भूलें सुधारने के लिए भी उन्हें रोज की 15 मिनट दिए। साफ सफाई पर जब बात ना बनी तो मैंने अपने खर्चे से 2 झाड़ू, 1 आईना, 1 कंघा, खादी का 1 तौलिया और एक छोटी सी कैंची खरीदी। दूसरे दिन मैंने लड़कों को कतार में खड़ा किया, आईने में सबके मुंह दिखाए और कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा मुंह, आँख या नाक गंदी है तो नल पर जाकर धो लो, हाथ पैर भी धो और बाल भिगो लो। अब तक लड़के मुझ पर भरोसा करने लगे थे। मैंने कहा, रोज पाठशाला में आकर पहले तुम यह काम कर लिया करो। इतिहास की शिक्षा की नींव तो मैं कहानी के माध्यम से डाल ही चुका हूँ। अब कविता की नींव लोकगीतों के माध्यम से डालूं। मैंने गहरे विचार के बाद सोच लिया था कि पहले 6 महीने मुझे बुनियादी काम करना है और बाद के महीनों में उस पर विधिवत पढ़ाई की इमारत खड़ी करनी है। अब मेरी कक्षा में लगभग इस प्रकार का काम चल रहा था: वार्ता कथन, पुस्तक वाचन, आदर्श वाचन, खेल, श्रुत लेखन, कविता श्रवण, स्वच्छता और प्रार्थना। समय सरपट दौड़ा जा रहा था। मैंने सोचा अब इन्हें इतिहास पढ़ाना शुरू करूं। मैंने इतिहास की पाठ्यपुस्तकें देखी पर उनमें मुझे संतोष ना हुआ। मैंने सोचा इन पाठ्यपुस्तकों से तो काम नहीं चलेगा, तब क्या करूं? कहानियों द्वारा इन्हें इतिहास पढ़ाऊं तो कैसा रहे? दूसरे दिन मैंने एक कहानी शुरू की। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी यही क्रम रहा। अब तो छात्रों में से कोई भी खेलने और गाने का नाम ही ना लेता था। दूसरे शिक्षक मुझसे चिढ़े रहते थे। एक दिन मैंने एक कहानी को सूत्र रूप में लिखा, एक एक वाक्य में एक एक घटना पिरो दी और कहानी की वह रूपरेखा छात्रों को पढ़ने दी। विद्यार्थी उसे पढ़ते गए और उन्हें सुनी हुई कहानी का स्मरण होने लगा। कुछ दिन बाद मैंने प्रयोग की दृष्टि से अधिकारी महोदय को अपनी कक्षा में बुलाकर छात्रों की इतिहास में परीक्षा लेने को कहा। परीक्षा के बाद उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि दूसरी कक्षाओं में भी इसी रीति से इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी पाठशाला में बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी थीं। डायरेक्टर महोदय पधारने वाले थे। पाठशाला की तरफ से उस दिन एक जलसा किया जाता और छात्रगण उसमें संवाद करते, कविताएं गाते, कवायद करते और फिर साहब अच्छा काम करने वाले छात्रों को इनाम देते। परंतु मैंने प्रधानाध्यापक से मना कर दिया कि मेरी कक्षा के लड़के इस काम में भाग ना ले सकेंगे। प्रधानाध्यापक जी ने साहब के पास मेरी शिकायत लिख भेजी।
साहब ने मुझे बुलवाया और गुस्से में इसका कारण पूछा। मैंने कहा कि मेरे लड़के दूसरों के सामने नाच कूद कर पाठशाला के लिए झूठी प्रशंसा प्राप्त नहीं करेंगे। यह सरासर ढोंग और दिखावा है। आप मुझे इससे मुक्त रखिए। मैं कुछ ऐसा प्रबंध करूँगा कि मेरे लड़कों को दिखावा ना करना पड़े। मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यक्रम से आप और वे दोनों प्रसन्न होंगे। साहब मान गए। निश्चित दिन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डायरेक्टर साहब पधारे। रटा रटाया कार्यक्रम चला। सम्मेलन समाप्त हुआ। साहब ने आभार माना, अपना हर्ष प्रकट किया और इनाम बांटे। इतने में साहब ने बड़े साहब से विनती की, चौथी कक्षा के ये शिक्षक आपको अपना कुछ काम दिखाना चाहते हैं। बड़े साहब राजी हो गए। मैंने पर्दा खोला। बीच में मैं और आसपास मेरे विद्यार्थी थे। हमने शुरुआत एक प्रतिदिन गाई जाने वाली प्रार्थना से की। फिर कई नाटक खेले। अंत में मैंने रंगमंच पर आकर बताया कि जो कहानियाँ इन्होंने पढ़ी व सुनी थी उसी का अभिनय करके दिखाया है। इसमें कुछ भी रटा रटाया नहीं था। डायरेक्टर साहब के मुंह पर प्रसन्नता खेल रही थी और साहब की खुशी का ठिकाना न था। मैं घर गया। सचमुच आज मैं आनंद मग्न था, क्योंकि आज मेरे प्रयोगों की कद्र की गई थी। 6 माही परीक्षा निकट आ गई थी और मेरी गाड़ी अभी कोसों दूर थी। मैंने अभी तक भूगोल, पदार्थ पाठ और व्याकरण को छुआ तक न था। मैंने सोचा अब मैं व्याकरण शुरू करूं। अब सवाल यह उठता था कि व्याकरण पढ़ाया किस तरीके से जाए। मैंने इस पर विचार किया और एक योजना भी बना डाली और तदनुसार काम करने लगा। विद्यार्थियों को बड़ा मज़ा आया और 2 महीने में वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद और अव्यय पहचानना सीख गए। एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद भी वह समझ गए। इसी बीच हमारी कक्षा में एक दिन अचानक डिप्टी डायरेक्टर महोदय आ पहुँचे और बोले, याद रखो तुम्हें अपना प्रयोग सफल करके ही दिखाना है। मैंने हंसकर कहा, आप जरा इन छात्रों की परीक्षा लेकर देखिए। साहब ने छात्रों से 2-4 सवाल पूछे, फिर बोले, ओहो, यह तो बड़ा ही सुंदर काम हुआ है। तुम्हें मुझे ये सारी योजना समझानी होगी। कल छुट्टी है, मेरे घर आओ और मुझे समझाओ। दूसरे दिन मैं अपनी सारी सामग्री लेकर उनके घर पहुंचा और उन्हें बताया कि किस तरह खेल खेल में गत्ते या पट्टे पर शब्द लिखकर मैंने छात्रों को व्याकरण सिखाई थी। साहब ने कहा, बड़ी ही अच्छी रीत है ये। तुम्हारी यह रीत मुझे अपनी पाठशाला भर में चलानी है। 6 माही परीक्षा के दिन आए। साहब स्वयं ही परीक्षा लेने वाले थे। मैंने अपनी कक्षा की तैयारी कर रखी थी, पर अपने ही ढंग से। अपनी नाटकीय शैली के अनुसार मैंने परीक्षा दी। भाषा पर काबू की, वार्ता कथन की, रुचि की, स्मृति विकास की, अभिनय की, कविता की, भाषा शिक्षण की, बुद्धि शक्ति की, स्वच्छता की, खेलों की, व्यवस्था और नियम की, कला की। मैंने विद्यार्थियों का एक हस्तलिखित मासिक पत्र भी उनके सामने पेश किया। साहब ने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया और कहा, बहुत ही अच्छा काम है। 6 माही परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अब मैं भूगोल सिखाने का विचार करने लगा। मैंने भूगोल की पाठ्य पुस्तक देखी और निराशा से एक और रख दी, वही रटा रटाया पाठ्यक्रम। मैंने कुछ नक्शे मंगाए और उन्हें दिखाए, फिर कुछ दिन तक उनसे चित्र बनवाए। एक पखवाड़े के बाद मैं हाई स्कूल के एक चित्र शिक्षक को बुला लाया।
व उनसे कक्षा में चित्र बनवाए और रंग भरवाए। थोड़े दिनों बाद मैंने अपने एक सर्वेयर मित्र को बुलाया और उन्हें पाठशाला मापकर उसका नक्शा बना देने को कहा। एक दिन हाई स्कूल से मैं एक दूरबीन ले आया। लड़कों को मैंने उससे दिखाया कि दूर की चीज़ें किस प्रकार नज़दीक दिखाई देती हैं। रात में ग्रहों और तारों को देखने के लिए एक टेलीस्कोप ले आया। मेरे साथी शिक्षक भी अब मेरी निंदा छोड़कर मुझसे कुछ सीखने को अभिमुख हो गए थे। धीरे धीरे मैंने उन्हें भूगोल की कई बातें बता दी। वार्षिक परीक्षा का समय निकट था। बैठे बैठे मैं गणित पर विचार करने लगा। परीक्षा लेने पर मैंने पाया कि छात्रों को जो, गुणा, बाकी आदि का ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान नकली और यंत्रवत है। डिप्टी डायरेक्टर साहब से मिलकर मैंने साफ साफ कहा कि गणित में मैं कोई नई बात करके ना दिखा सकूंगा, क्योंकि यह परिवर्तन मूल ही में होना चाहिए। वार्षिक परीक्षा का दिन आया। अधिकारी महोदय ने सभी छात्रों को ऊपर की कक्षा में चढ़ाने को कहा, पर मैंने मना कर दिया व उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार चढ़ाने को कहा। वार्षिक सम्मेलन का दिन आया। साहब की आज्ञा से मेरे बच्चों ने कार्यक्रम बनाया व प्रस्तुत किया। अंतिम कार्यक्रम पारितोषिक वितरण का था। डायरेक्टर साहब ने पारितोषिक के 125 रुपये वाचनालय की स्थापना के लिए दिए, जिससे सब उसका लाभ उठा सके। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि मेरे प्रयोग बहुत सफल हुए हैं व प्राथमिक पाठशाला के पुराने ढर्रे के शीघ्र अंत की संभावना जताई। भाषण समाप्त होते ही सब अपने अपने घर चले गए। मैं भी 1 वर्ष के अपने सफल प्रयत्नों पर हर्ष मचाता हुआ घर पहुंचा और नवीन शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य का मधुर स्वप्न देखने में लीन हो गया।